नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का, जहां एक तरफ औरंगजेब के कब्र को लेकर सियासत महाराष्ट्र में मची हुई है, तो दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन बहराइच में गए थे। वहां पर वो जनता को संबोधित किए और दरअसल जनता को संबोधित करने के दौरान सबसे पहले तो वो वहां पर उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्य भवन का। उसी दरमियान उन्होंने आक्रमणकारियों को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसकी इस वक्त चारों तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से मुगल शासकों को लेकर लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, औरंगजेब के कब्र को लेकर, या फिर यूं कहा जाए जब से फिल्म छावा आई है तब से ही सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर जनता को संबोधित करते हुए ये बात रख दी है और कह दिया है कि जो आक्रमणकारियों का यानी कि आक्रांताओं का जो समर्थन करेगा, जो महिमा मंडन करेगा, वो इस देश में रहने लायक नहीं है। देश उसका विद्रोह करेगा, देश विद्रोही कहलाने के लायक है। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। फिलहाल उनका यह बयान चर्चाओं का विषय बन गया है। और उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से मुगल शासकों को लेकर हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो बयानबाजी दे रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं कि मुगल शासक का जब जमाना हुआ करता, जब मुगल शासकों का जब दौर हुआ करता था, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़ना उन्हें उत्पीड़न किया, उन्हें काफी ऐसी समस्याएं दी, जिसके बाद से लगातार अब औरंगजेब को लेकर सियासत खड़ी हो गई है। और सबसे खास बात तो यह है कि जब से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में जो बयान दिया था कि फिल्म छावा में औरंगजेब को लेकर जो दृश्य दर्शाया गया है वो बेहद ही गलत है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दौरान भी ये बात कहा था कि महाराष्ट्र में जो अबू आजमी है उसे यूपी भेज दीजिए, हम उसे ठीक कर देंगे। यूपी अपने आप में काफी फेमस है पागलों का इलाज करने के लिए। आगरा एक ऐसा जिला है जहां पर ऐसे लोगों का इलाज होता है। तो इस तरह से अबू आजमी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तो सत्र में कहा था, अब पूरे मुगल शासकों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुगल शासक देश को पूरी तरह से बर्बाद किए थे, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए थे। ऐसे में उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही है मुगल शासकों को लेकर। सबसे पहले उनका यह बयान सुनिए। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। तो सुना कि आपने योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से बहराइच में ये जो जनता को संबोधित किया है, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा और साथ ही साथ उन्होंने बहराइच का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी को विदेशी आक्रांता बताते हुए कहा कि महाराजा सुहेल देव ने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई भी विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं किया था। तो इस तरह से उन्होंने बहराइच की उपलब्धियों के बारे में भी बताया था और तमाम आक्रांताओं को लेकर भी सीधे उन्होंने वार किया था। विपक्ष पर की जो महिमा मंडन कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए, उनका हक और अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। वहीं इस पूरी डिबेट पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं किशोर यादव जी, तो वहीं समाजवादी पार्टी से शौर्या सिंह जी जुड़ गई हैं और शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का हमारे चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं किशोर जी से लूंगी। किशोर जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, जाकर बहराइच में जो जनता को संबोधित किया है, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जो महिमा मंडन उनके लिए जो करेगा उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने सीधे यही कहा है कि इस देश में जो लोगों ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया उनका महिमा मंडन करना देशद्रोह कहलाएगा। जवाब दीजिए। किशोर जी, मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, किशोर जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। शिशिर जी के पास जाऊंगी, उनसे जवाब लूंगी। शिशिर जी, सेम सवाल मैं आपसे यह दोहराना चाहूंगी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया है जनता को संबोधित करते हुए कि इस देश में जो लोग महिमा मंडन कर रहे हैं उन आक्रांताओं का, इस देश में उनका देशद्रोह होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। वह एक राष्ट्रवादी है, सनातन धर्मी है और एक संत है। उनकी बात में 100% एकदम सत्यता है। आखिर इस देश के लोग क्यों गजनबी को पूजे, गजनी को पूजे, कि क्यों वो हुमायूं को, बाबर को, औरंगजेब को पूजे? क्यों पूजे भाई? क्यों सैयद सलार मसूद गाजी को पूजे, जिसने सोमनाथ से लेकर के मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, ध्वस्त किया, मूर्तियों को खंडित किया और उनको बादशाहों के सिंहासन के नीचे दफनाने का कार्य किया, जिसने हिंदुओं की बहू बेटियों का किस प्रकार से बलात्कार कराया, उनका धर्मांतरण कराया, हिंदुओं का, लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, हिंदुओं के साथ जुल्म किया, लाखों मन जो जनेऊ धर्मांतरित करने के लिए औरंगजेब ने कराए। ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने वाले अबू आदमी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसी नेता ही इस देश के लिए राजद्रोह का कार्य कर रही है। इनका इस देश की राजनीति से, इस देश की संस्कृति से क्या लेना देना है? ये लूटने ही तो आए थे। आप सोचिए, इनकी कब्र यहाँ क्यों होनी चाहिए? इनके नाम पे मेले क्यों होने चाहिए? इनके सामने मजार क्यों होनी चाहिए? मैंने सरकार को कल पत्र लिखा, मैंने कहा कि इनकी कब्रों को यहाँ से हटाना चाहिए। जिनको इनसे प्रेम है वो अपने घर पे ले जाके, जैसे रोजा अफ्तार कराते हैं, ठीक उसी तरीके कब्रें अपने घर में लगवा लें। चाहे औरंगजेब की हो, चाहे सैयद सलार मसूद गाजी की हो, तो इनको पूजने का कोई मतलब नहीं है। और देश में अब पूजना चाहिए तो सरदार पटेल जी को, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए कुछ किया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, सावरकर जी रहे, और तमाम पुराने कालखंड में जाएंगे तो जिन्होंने देश के लिए अच्छे कार्य किए, वर्तमान में आप देखिए हमारे कलाम साहब हैं, इनके नाम पे होना चाहिए। इनका इन देश से क्या लेना देना है? इस देश का रहने वाला मुसलमान तो तमाम जो है वो इस देश का धर्मांतरित किया हुआ मुसलमान है ना। ठीक है, लेकिन ये लोग तो आक्रांता थे, इस देश की संस्कृति को लूटने, यहाँ पलायन कराने, धर्मांतरण कराने के लिए आए थे। लाखों जो दिनारे यहाँ से, ये लोग जो है 20 मिलियन दिनारे ये यहाँ से लूट के लेके गए सोमनाथ के मंदिर से। इन्होंने नालंदा जैसी इतिहास को सुपिरोए हुए, सजाए हुए इतिहास को इन्होंने वहां जला दिया। और तो और आपको बताएं, क्या औरंगजेब की मजार या हुमायूं की, बाबर की या सैयद सलार गाजी की मजारे क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कहीं पर है दुनिया में? ठीक है शिशिर जी, इसका जवाब मैं शौर्या जी से ले रही हूँ। शौर्या जी, जिस तरह से आप लगातार ये जो बयानबाजी सुन रहे हैं और शिशिर जी भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इन लोगों के कब्र को हटा देना चाहिए और ऐसे लोग हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए, फिर ऐसे लोगों का जो विपक्ष महिमा मंडन कर रहा है वो किस आधार पर कर रहा है? और विपक्ष सीधा तौर पर, जाहिर सी बात है कि अबू आजमी आपकी ही पार्टी के नेता है, तो बाहर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर ही होता हुआ नजर आ रहा है। जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कब्रों को खुदवाना और ये सारी बातें करना, अबू आजमी जी की बात
अबू आजमी जी ने अपना एक तर्क रखा। अबू आजमी जी ने आप एक हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक जातिवाद वाचक जो है एक चिन्ह हमेशा हर किसी के ऊपर लगाया है। ठीक है, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, महाराष्ट्र से हैं। दूसरी चीज वो मुसलमान हैं और उन्होंने जो चीज कहा, विधायक हैं, उन्होंने जो चीज कहा उस पे हम ये कहेंगे कि आप आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले शासनों ने क्या किया, पिछले शासनों ने जिस प्रकार से, या आप कहिए कि आज औरंगजेब की बात की जा रही है, आप कब्रें खुदवा रहे हैं, तो आज हम ये कहेंगे कि आज हमारा देश जिस विकास की बात करता है, जिस प्रगति की आगे बढ़ने की बात करता है, आप लोग सीधे सीधे इन बातों को करके मतलब जो अहम मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी। और आप कब्र खुदवाने की बात कर रहे हैं, आप सबकी कब्र खुदवा के मंदिर बनवाएंगे। आप जो आज प्रेजेंट में मंदिर है, कितने सारे मंदिर ऐसे हैं जो जर्जर पड़े हुए हैं, वहां पे पूजा पाठ नहीं होती है, मूर्ति उसी तरह पड़ी हुई है जहाँ पे 2 बार जो है घंटी भी नहीं बजती, प्रसाद भी नहीं चढ़ते। क्या आज आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन मंदिरों को हम सजा दें या उन मंदिरों को हम ठीक कर दें? जो है कम से कम उसको तो आप ठीक तरीके से रख लीजिए, जो नहीं है उसको खन के गड़े मुर्दे निकाल देना, और ये चीजें जो है कहाँ तक शोभा देती हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से हैं और एक आपने जो हमेशा से उसकी वजह से आप अगर इंसानियत के नाते से सोचेंगे, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचेंगे, आप मूलतः चीजें सोचेंगे, तो आप सीधे से ये सोचिए ना कि जो मंदिर है हमारे, आज हमें क्यों कब्र उखाड़ के वहां मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्या मंदिर हिंदुओं के पास अभी हमारे पास कभी कम मंदिर हैं? हम उनकी संरक्षण अच्छे से कर लें। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में सरकार में जो हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट है उसको भी तो ये देखना चाहिए कि जो कल्चरल तरीके से सारी चीजें हमारे डिपार्टमेंट्स में हो रही है। आप मंदिरों के एक बार अच्छे से सर्वे कीजिए। हमारे बगल में सटा हुआ हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका क्षेत्र है बनारस, वहां के मंदिरों की आप स्थिति देखिए। तो ये सारी चीजें बहुत सोचनीय हैं। ठीक है, पंकज जी से जवाब ले रही हूँ। पंकज जी, जिस तरह से अभी शौर्या जी का आपने जवाब सुना और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कब्र उखाड़ कर फिर मंदिर क्यों बनवाना, मस्जिद हटाकर मंदिर क्यों बनवाना, ऐसे में जो चीजें चल रही हैं उसको चले और देश किसी और मुद्दे पर बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से आ रहा है, जवाब मैं आपसे लूंगी। देखिए, पहले तो अनन्या जी एक बात को तय समझ लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक महंत भी हैं और पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष रक्षा पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने जो बहराइच में जो बयान दिया वो बिल्कुल जायज है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। जो उनका महिमा मंडन करेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होगा। बिल्कुल सही कहा, उनकी बात बिल्कुल जायज है। और औरंगजेब जो है, मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर आकांतरा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उसने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में उसको विध्वंस करने का काम किया और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का काम किया, ये भी सबने देखा। उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और दूसरी बात, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जिस तरह से औरंगजेब के ऊपर क्या महिमा मंडन किया, फिर उसके बाद वो उस बयान से पलट भी गए। और जिस तरह से औरंगजेब ने शिवाजी की धरती, महाराष्ट्र की धरती और संभाजी की धरती पे जिस तरह से उस क्रूर आक्रांता ने संभाजी के साथ जिस तरह का क्रूर कृत्य किया था और उनकी जान लेने का काम किया था, उनकी हत्या करने का काम किया था, वो भी वहां का मराठा बिल्कुल जानता है। और आज वहां का मराठा समुदाय इस बात की मांग वहां की सरकार से कर रहा है कि 318 वर्ष पूर्व जो मुगल शासक औरंगजेब के क्रूर आक्रांता की जो वहां पर कब्र बनी हुई है उसको वहां से हटाया जाए। तो इस तरह की बात हो रही है और वहां उसका मकबरा जो है वो एक खुल्लाबाद एक वहां पर बना हुआ है, वहां पर आपके तो महाराष्ट्र में ही। तो इसलिए वहां का जनमानस इस बात को लेकर उद्वेलित है और इस तरह का बयानबाजी कर रहा है कि उसको हटाया जाए। और इस बात को लेकर पूरे देश में एक जन आक्रोश बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो मोहम्मद गजनवी जिसने 17 बार वहां पर आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पे, और आक्रमण 21 बार, बल्कि 21 बार आक्रमण किया और काफी सोना लूट के ले जाने का काम किया। तो उसके भांजे मोहम्मद गाजी की जो है वहां पर मेला लगाया जाता है आपके संभल में, उसको प्रशासन ने इस बार बंद करा दिया।
तो सवाल यह है कि जो क्रूर आक्रांता थे, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, जो उन्होंने उसको बर्बाद करने का काम किया और हिंदुओं के मंदिरों को चुन चुन के तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाने का काम किया, जबकि हिंदुस्तान में न जगह की कमी थी, न क्षेत्रफल की कमी थी, न संपदा की कमी थी, लेकिन टारगेट करते हुए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर वो बनाने का काम किया। तो ये भी सब चीजें हुई हैं। इसलिए इतिहास को अगर बदलने का काम, अगर उसको ठीक करने का काम अगर सरकारें कर रही हैं तो उसमें क्या बुराई है। और सीधी सी बात है, बहुसंख्यक आबादी यहाँ पर हिंदुओं की है। और आप एक बात और देखिए अनन्या जी, आज क्या कोई मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब रखता है क्या? मैंने तो नहीं देखा कि कोई अपने पुत्र का नाम औरंगजेब रखता है। ऐसा कोई नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मानते हैं। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोग भी इस बात को कहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को कहते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। तो और सवाल ये, जैसा कि मैं सौरा सिंह कह रही थी, देखिए धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है 2017 से, भी 8 साल उसके पूर्ण होने जा रहे हैं 25 मार्च को, 8 साल पूरे हो जाएंगे। तो धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा मंदिरों के सुरक्षा, संरक्षा, उनके जीर्णोद्धार का काम पुरजोर तरीके से हो रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। काशी में देख लीजिए कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। पूरे प्रदेश में जो शासन के पास इस तरह की चीजें जाती हैं तो उसको धर्मार्थ कार्य विभाग जीर्णोद्धार कराता है। ठीक है किशोर जी, सब मैं जवाब दूंगी। किशोर जी, लगातार ये विपक्ष की तरफ से बयान आ रहा है कि जब से इलेक्शन की बात कीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में अचानक से, इतने वर्षों से जब वहां पे एनडीए की सरकार है तब औरंगजेब को लेकर मुद्दा नहीं उठा, लेकिन अब अचानक से औरंगजेब को लेकर मुद्दा क्यों उठ गया? ये लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल आ रहे हैं। और इस वक्त तो योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो आपने भी देखा है और सुना है कि किस तरह से उन्होंने बोला है कि जो महिमा मंडन करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। जवाब दीजिए। अनन्या जी, पहली बार तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई है। मैं वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता अपने को गर्व महसूस कर रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसा भी कोई मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में है। और योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, अनन्या जी, पूरी दुनिया में एक प्रतीक के रूप में, एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। और हर देश की या हर घर की एक व्यवस्था होती है कि अगर मेरे घर को किसी ने लूटा है तो निश्चित रूप से हम अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे और उसको उसकी सजा देंगे। हमने, जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, हमने कभी हिंदुस्तान के किसी मुसलमानों का हमने विरोध नहीं किया। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो भी अनाज बांटे जा रहे हैं, हिंदू से ज्यादा मुसलमान गरीब लोग पा रहे हैं। हमने उनके मदरसों में साइंस टीचर की नियुक्ति किया। आज उनके मदरसों में साइंस के छात्र, पहली बार आईएएस की नौकरी में हिंदुस्तान में 43 मुसलमान के लड़के आईएएस क्वालिफाई किए, जिसमें 16 लड़कियां थी। समाजवादी पार्टी, तमाम कांग्रेस के लोगों ने आज तक मुसलमान का वोट लिया, किसी ने मुसलमान का साथ, उसकी हित की बात नहीं की। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी थी, जो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया था, जिसपे कांग्रेस की सरकार ने मुहर लगाया था। हम अब्दुल्ला खां का सम्मान करते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान के लिए जिन मुसलमानों ने कुर्बानी दी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें महामंडित करती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के ग्रंथों को जलाया, नालंदा विद्यालय सालों जलता रहा, कितनी बड़ी ये कहा गया है, धर्म किस कौम को खत्म करना हो, उस कौम के इतिहास को जला दो, वह कौम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये तो हिंदू धर्म के उस इतिहास को जलाने का प्रयास था, उस धर्म को खत्म करने का प्रयास था। ऐसे व्यक्ति को अगर महिमा मंडित किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बयान आज की तारीख में जायज, और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है। और निश्चित रूप से हम तो कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान साथियों से कम हिंदुस्तान के उन तमाम मुसलमान जो 24-25 करोड़ मुसलमान हैं, आपके भी सम्मान इस हिंदुस्तान के रहने से है। हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुरक्षित है,
दुनिया के किसी देशों में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप बगल में देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम जगह डेली बम ब्लास्ट हो रहे हैं। क्या वहाँ हिंदू मारा जा रहा है? वहाँ मदरसों में मुसलमान के बेटे मारे जा रहे हैं, लड़कियां मारी जा रही हैं। अफगानिस्तान में कौन मारा गया? वहां पे हिंदू नहीं मारा गया, मुसलमान को मार रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर एक मुसलमान को कोई छूता है तो संविधान के तहत योगी सरकार में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। लेकिन ये जरूर है कि जिसने हमारे देश को लूटा, जिसने हमारे देश में आक्रांता बन के आए, जिन्होंने हमारे देश में उत्पीड़न किया, अगर उसका महिमा मंडित होता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। जी ठीक है, शौर्य जी से जवाब लूंगी। शौर्य जी, जिस तरह से आप लगातार ये बातें सुन रही हैं कि किस तरह से मुगल शासकों को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने किस तरह से अत्याचार किए थे, सवाल यहाँ ये बन रहा है कि मुगल शासकों ने जिस तरह से अत्याचार हिंदुस्तान में किए थे, क्या आप उसका समर्थन कर रही हैं या फिर आपकी जो पार्टी है उसका समर्थन करेगी? देखिए, जिस तरीके से अभी ये हम बात करते हैं कि पुरानी कब्रों को खुदवाना और मुगल शासन की बात करते हैं, आज ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की भी बात करने लगेंगे, तो हम ये कहते हैं कि देखिए, हिस्ट्री ना पढ़ाएं, फ्यूचर की बात करें। क्योंकि जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स है, जो हमारा आज देश है, जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, उनको जो है अपना फ्यूचर चाहिए। उनको हिस्ट्री की सिलेबस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी चीजें हिस्ट्री के चैप्टर्स में, हिस्ट्री की क्लासेस में, हिस्ट्री सिविक्स में ही अच्छी लगती हैं। ये सारी चीजें वास्तविकता में इस तरीके से चीजों को फैलाना, बढ़ाना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तभी ये सारी जो मुगल में हुआ, किस तरीके से केव्स थे, किस तरीके से स्टोन एज था, ये वापस से भारतीय जनता पार्टी जो है देश को स्टोन एज में ले जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप ये देखिए, आज जो है सुनीता विलियम्स ऊपर से आती हैं, अंतरिक्ष से नीचे आ रही हैं, उसका डिबेट में मैं नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ डिबेट में बैठी हूँ मुगल शासन के डिबेट में, मैं यहाँ बैठी हूँ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई की डिबेट में। ये कितना शर्म की बात है ये आज के हमारे युग के लिए कि जो हमारा एक सनातन धर्म है, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सनातन धर्म खतरे में है? क्योंकि सनातन धर्म के जो जिसको खतरा है ना, सनातन धर्म को आप लोगों से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ ये भगवाधारी है ना, इन लोगों से सनातनियों को खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है। हर सनातनी, हर मुसलमान, हर जो भी रिलीजन है वो अपनी सुरक्षा करना स्वयं जानता है। इन लोगों को जो इसको कहते हैं, ये लोग एक ठेकेदार बन के बैठे हैं। इन लोगों को ठेकेदार बन के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को ठेकेदारी दी किसने है? शौर्य जी, लेकिन बात यहाँ ये उठता है ना कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, डिबेट तो उसी पर हो रहा है और सुनीता विलियम्स की बात रह गई, तो जाहिर सी बात है कि नासा ने अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब हमें उचित लगेगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने देश को देखेंगे, ना कि हम दूसरे देश को देखेंगे। और यहाँ पर हिंदुस्तान में जो चीजें चल रही हैं हम उस पे बातें करेंगे। तो यहाँ पर के देश से ये चीज तो सीखना चाहिए, दूसरे के देश से लोग, नागरिक वापस आ जा रहे हैं हमारे देश में, ये हमें मिल रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और उसके बाद हम यहाँ बैठ करके क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश के लोगों को चेन और हथकड़ी बांध करके वापस भेज दिया जा रहा है और हम यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लेकर के बैठे हैं। ठीक है, इसका जवाब शिशिर जी से ले लूंगी। हिंदुस्तान वर्ल्ड वॉर यहाँ होने जा रहा है? हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ी जा रही है, ना कि देश को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। लड़ी जा रही है, ये शौर्य जी की तरफ से बयान है, इसका जवाब दे दीजिए शिशिर जी। जी देखिए, शौर्य जी से कहिए इतिहास मत पढ़िए। आप अपने पिताजी का, अपने बाबा का, परदादा का इतिहास उठा के फाड़ के फेंक दीजिए। आप लिखिए शौर्य सिंह। जब कहा जाए सुपुत्री तो कहिए कोई नहीं, हम सब इतिहास हैं। तो हमारे वर्तमान को इतिहास समझा जाए। तो इस प्रकार की सोच इसलिए है इनकी क्योंकि ये लोग औरंगजेब के नातेदार, रिश्तेदार हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आप देखिए, औरंगजेब ने छुरा मारा अपने चाचा को, अपने भाई को, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपनी बहू के साथ क्या किया? अपने पिताजी को उन्हीं की पार्टी से बाहर निकालने का काम किया, उनको
जीते जी क्या बना दिया, उनको फोटो में टांग दिया और मंच पे उनसे माइक छीन लिया, पूरे कार्यकर्ताओं के बीच में भरे मंच पे। आप सोचिए, तो औरंगजेब की बात करेंगे तो इनको तकलीफ होती है। इनको अगर सच का आईना दिखाइए तो दिक्कत होती है। हम क्यों पढ़ेंगे भाई बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनवी, सालार, गाजी को, औरंगजेब को? हम पढ़ेंगे राजा महाराजा सुहेल देव राजभर को, हम संभाजी महाराज को, शिवाजी को, महाराणा प्रताप को। आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवान्वित इतिहास बताएंगे। हम क्यों पढ़ेंगे ऐसे इतिहास को, कलंकित इतिहास को? जो आप बताइए, जिनके ऊपर थानों में FIR है, जो लूट पाट कर रहे, कत्ल कर रहे, गांजा चरस बेच रहे, इनका इतिहास पढ़ा जाएगा क्या विदेश में? ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सब लुटेरे थे। इनकी लूटपाट को इन्होंने खुद ही अपने, इनके लेखों ने, मुगल लेखों ने लिखा है कि हमने मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्ति को तोड़ दिया। अभी मैं काशी का भी पक्षकार हूँ, राम जन्मभूमि है, मथुरा का पक्षकार हूँ। मैं वहां पर देख रहा हूँ किस प्रकार से सनातन धर्म के सांस्कृतिक चित्र बने दीवालों पे मंदिर में, लेकिन वो मस्जिद के पूजा वजू खाना बना दिया है वहां पर। आप बताइए, तो ऐसे में इनकी आवाज नहीं निकली, क्योंकि इनका प्रेम किससे हम बताते हैं आपको? इनका प्रेम है रोजा अवतार वालों से। अखिलेश जी राम जन्मभूमि नहीं गए, लेकिन शिशिर जी आप लगातार जिस तरह से रोजा अवतारों की अभी जिक्र किए, शिशिर जी सुन लीजिए, रोजा अवतारों की बात की, देश के मुसलमान जो सैकड़ों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं, उन पर ये सीधा सवाल आपका जा रहा है। इसमें मुस्लिम समुदाय का कहाँ से दोष है? मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, मुस्लिम समुदाय को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? अगर मुगल शासकों ने कोई अत्याचार के आक्रमण किया तो मुगल शासकों पे रहिए, अब मुस्लिम समुदाय पे चले जा रहे हैं। रोजा अवतारों के साथ ये रोजा तोड़ेंगे, इनको उनके साथ रहना बैठना उठना पसंद है। जवाब दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है कि जब मुख्यमंत्री आवास में सरकारी ढंग से रोजा अवतार की दावतें होती थी, तो अब रोजा अवतार की दावतें, सैफई महोत्सव, ये क्यों बंद हो गए? ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि सरकारें धन से, जो हमारा टैक्स का पैसा है, उससे महोत्सव मंगाए जाते थे और वहां से नचनिया बुलाए जाते थे बंबई से, और उसमें पैसा हमारा खर्चा होता था। आप सोचिए, ठीक है, वो नचनिया सब वापस क्यों चली गई? ठीक है, इसका जवाब मैं शौर्य जी से लूंगी। उसके पहले मैं पंकज जी से सवाल कर लेती हूँ। पंकज जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि देश को आगे बढ़ाने की काम नहीं की जा रही है, औरंगजेब, हिंदू, मुस्लिम, मुगल शासकों के बीच में ये राजनीति जो गरमाई हुई है इस वक्त हिंदुस्तान की, इसी में बीच में रह जा रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से उस पर ये टैगलाइन लगा है कि वो हिंदू मुस्लिम करते, इसके अलावा और उसे कुछ भी नहीं आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देश को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा हिंदू और मुस्लिम ही है? देखिए, देश को, अनन्या जी एक बात समझिए, जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, तब से आप देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पे है। 11वें स्थान पे छोड़ा था आपके मनमोहन सिंह सरकार ने और एनडीए यूपीए की सरकार ने, और आज 5वीं अर्थव्यवस्था भारत, हमारा देश बन चुका है और 4थी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और जल्दी ही 3री अर्थव्यवस्था भी हो जाएगा। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना, क्या नाम, प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है भारत के लिए, उसके लिए भी प्रयास जारी है और वो हो रहा है। और जिस तरह से तमाम इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ तत्पर है, और 2029 तक उनका टारगेट भी है कि हम जो है 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त कर लेंगे। तो ये सब चीजें कहना। और दूसरी बात, औरंगजेब मुगल आक्रांता था, इसमें कोई शक नहीं है, और उसने जिस तरह से अपने पिता को कैद कर रखा था, शाहजहां को 22 साल तक कैद रखा, और उनको सिर्फ एक तरीके के राशन खाने की छूट थी कि या तो गेहूं खाइए या चना खाइए। तो उन्होंने चना खाने का ऑप्शन पकड़ा, क्योंकि चने से बेसन बनता है और बेसन से बनी हुई तमाम चीजें वो खा सकते हैं। तो 22 साल तक उन्होंने एक ही प्रकार का राशन खाया, ये भी दुनिया जानती है। तो ये भी दुनिया जानती है और सभी जानते हैं। लेकिन वो क्रूर आक्रांता था, और उसने जिस तरह से हजारों हजार की तादाद में मंदिरों को विध्वंस किया और विध्वंस करके उनको मस्जिद बनाने का काम किया, तो ये भी जनमानस ने देखा है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और रहा सवाल देश की तरक्की का, तो देश की तरक्की आज जिस तरह से इन 10 से 11 सालों में हुई है, उतनी 60 से 70 सालों में नहीं हुई थी। जितनी तरक्की हर क्षेत्र में हुई है देश में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज आप देखिए, उसकी बात करिए, इसरो की बात करिए, इसरो आत्मनिर्भर है, जो तमाम तरह के उसने प्रोजेक्ट चलाए और तमाम चीजें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन है। इसरो को गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, तो आप ये भी समझ लीजिए, वो नासा से टक्कर ले रहा है।
तो ये सब चंद्रयान 2 और 3 तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। तो ये सब चीजें, और दूसरी बात, किसी धर्म के लोगों के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। अन्य एक बात और समझ लीजिए, चाहे वो राशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे मकान हो, आवास जो गंभीर समस्या है। 1 करोड़ 40 लाख मकान बनवाए मोदी सरकार ने, उसमें 35% मुसलमानों को मिले। तो उसमें कोई पार्शियलिटी हुई नहीं हुई। तो इसलिए इस तरह की बात करना, इस तरह की चीजें कहना बिल्कुल गलत है। क्रूर आक्रांता था तो था औरंगजेब, तो उसको मानिए। और समाजवादी पार्टी के तो बहुत से प्रवक्ता भी पिछली डिबेटों में इस बात को कह चुके हैं कि वो क्रूर आक्रांता था, उसका जो है महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, इस बात को वो मानते हैं। तो इसलिए देखिए, इस तरह की बात कहीं से भी जायज नहीं है। और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुत से लोग, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं कि इसी बहाने मुसलमानों का वोट मिल जाए। लेकिन मुस्लिम वर्ग भी उसको अच्छा नहीं मानता। इसीलिए आप देखिए, कोई भी मुस्लिम समुदाय अपने पुत्र का, परिवार का किसी के औरंगजेब नाम से संबोधन नहीं करता और नहीं रखता है। तो इसलिए इस तरह की बात करना कहीं से भी जायज नहीं है। और दूसरी बात, सही बात है कि अगर जो इस तरह, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर क्रूर आक्रांताओं का अगर कोई महिमा मंडन करेगा तो उसको देशद्रोह लगेगा, बिल्कुल तय बात, उनकी बिल्कुल जायज बात है। अगर वो ऐसी चीजें कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और संभल में जिस तरह से गाजी मेला लगता था, उसको बंद करने का योगी सरकार ने कृत्य किया, वो बिल्कुल सही काम किया। क्योंकि जो चीज भूल हो रही थी, वैसे भी गाजी मेला जो है आपके 2021 में कोरोना आया था, तब से बंद था। तो इसलिए जो है 2020-21 से बंद ही चल रहा था। तो इसलिए अगर वो नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अगर वो बंद है तो बिल्कुल सही है। इतिहास को सुधारने का काम करिए, कि न कि लकीर पीटने का काम करिए। और रहा सवाल, अभी शौर्या जी एक बात और कह रही थी, इतिहास पढ़ना। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पीसीएस में भी होते हैं, लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, और आईएएस के भी यूनियन सर्विस कमीशन जो परीक्षा कराता है, उसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। और ज्यादातर बच्चे, अनन्या जी, हिस्ट्री लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हिस्ट्री वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उनको बहुत सी चीजों की नॉलेज है। लेकिन अगर उनको गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा हिंदुस्तान का, तो वो भी कहीं से भी जायज नहीं है। ठीक है, शौर्य जी इसका जवाब दे दीजिए। सबसे पहली बात तो सफाई को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि जो रमजान खोलते हैं और सफाई में रमजान के वक्त क्या क्या चीजें होती थी, ये भी शिशु जी की तरफ से बयान आया है। और इस वक्त आप पंकज जी, जिस तरह से आपने नासा की उपलब्धि के बारे में बताया, उस तरह से इसरो की उपलब्धि के बारे, नासा की उपलब्धि के बारे में आपने जिस तरह से बताया, उस तरह से पंकज जी ने इसरो की उपलब्धि को भी बताया है। और सबसे बड़ा इसमें सवाल ये बनकर आता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि जिस बदतमीजी से पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी ये बोला, ये अपने बाप दादा और इन सारी चीजों को, आप पहली बात तो कि आपकी ये उम्र पे ये चीजें शोभा नहीं देती है। आप उस प्रकार के इंसान है ना, वो कैसे एक कहावत है ना नाथ नीचे ना पगा आगे, वैसे बेपगे के इंसान आप हैं। तो बोलने से पहले कोई भी चीज आपको सोचनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आपकी उम्र का अगर कोई लिहाज कर रहा है तो अपनी उम्र के दहलीज को कृपया करके पार ना करें। क्योंकि ये जो डिबेट चल रहा है, ये एक इंसान किसी एक उसके ऊपर नहीं होता है। डिबेट का जो टॉपिक होता है वो पूरे जो नेशन वाइज है ना, उसको कवर करके बोला जाता है। तो बोलने से पहले अपनी उम्र के तकाजे को भी, के बारे में कह रही है कि उम्र का लिहाज रखें, ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, पहले ये बताइए। जिन भाई साहब ने अभी बोला कि इनके पिताजी और माताजी की ये छोड़ दें, जो भी ये मैंने बोला था कि आपकी पिताजी, आपके बाबा, आपके परदादा, जो उनका जो आपको अपने बाप और परदादा की नाड़ी पता है ना, तो आप अपने बाबा और परदादा तक सीमित रहिएगा। ठीक है, दूसरे के बाप और परदादा तक आप घुसिएगा भी मत, कोशिश भी मत कीजिएगा। अपने उम्र के लिहाज में रहिए भाई साहब। यहाँ डिबेट चल रहा है किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के, एक उस चीज को लेकर के जिसको ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप दूसरी चीज को आगे किसी के उस पे आप नहीं घुस सकते, पर्सनल टिप्पणी आप नहीं कर सकते। या तो बोलना सीखिए या तो डिबेट में बैठना छोड़ दीजिए। ठीक है शौर्य जी, आप अपनी बातों को रखिए। तो ये चीजें हैं, और ये लोग क्या ही बात करेंगे। ये लोग परिवार और सफाई की बात करते हैं। जो अयोध्या का जो सम्मेलन हुआ था, अयोध्या महोत्सव जो हुआ था, क्या वहां पे नाच गाना नहीं हुआ था? वहां पे भी नाच गाना हुआ था। उसके वीडियोस वायरल नहीं हुए थे? वो भी वायरल हुए थे। इनके पास अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए लोग अंड कबंड बातें लेकर के ऊपर उठाते हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री की आप बात, उनके पुत्र के पास अरबों रुपया कहाँ से आ गया? 5 कालीदास मार्ग पे 5-5 बंगले करोड़ों रुपए के कहाँ से आ गए? ईमानदारी, आपके घर में तो कोई बात सुनता नहीं होगा।
इसीलिए आप डिबेट में आके बैठ जाते हैं बकबक करने के लिए। ठीक है, तो शौर्य दूसरे जी, इस लोगों तरह को से भी, दूसरे व्यक्तिगत टिप्पणी प्रवक्ता ना को भी करिए। मौका दीजिए। ठीक है शिशिर जी, आप घर में अपनी तो बारी आपको में कोई बोल बात लीजिएगा। सुनता नहीं होगा आपकी, शिशिर जी, जिस आप अपनी जिस बारी हिसाब में के बोल लीजिएगा। अभद्र शौर्य जी को इंसान है रखने आप। दीजिए अपनी बात। ठीक है शौर्य जी, अपनी बातों को रखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना से करिए। कहिए, सभ्यता से बोले ना। लाउड स्पीकर ले लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में, आज हम जो भी हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो अगर हमने एक लकीर खींचने की कोशिश करी, अभी इन्होंने बोला किस तरीके से नासा और सारी चीजें गिनाई, 5 किलो राशन की भी इन्होंने बात की। आप ही के चैनल पे एक दिन में एक चलता है जिसमें ग्राम पंचायत के, जो बहुत अच्छा आपके चैनल के माध्यम से एक आता है शो, जिसमें ग्राम पंचायत में आप लोग जा करके और निकालते हैं कि कितने स्कूल्स और जो घर का एक योजनाओं का आता है योगी सरकार की तरफ से, और वो गांव में नहीं क्या बना क्या है, लाभ पहुंचा है। जी लाभ पहुंचा है। तो वो स्टेटमेंट और वो सीरीज भाई साहब आप एक बार जा करके देख लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हंगर इंडेक्स पे हम मार्क करते हैं, पासपोर्ट का नंबर हमारा 0 नीचे हो गया, हमारी नेशनैलिटी नीचे है, इंडेक्स पे हम नीचे हैं। अभी आप क्या बात कर रहे हैं? किस विकास की आप बात करते हैं? ये वही सरकार है जिसमें बच्चे पेपर देने जाते हैं मेहनत करके, किसान का बच्चा जो है वो एक अनाज वो भी खा के मेहनत करने जाता है, लेकिन जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि मेरा एग्जाम जो है वो पेपर लीक हो गया और एग्जाम अब नहीं होगा। इस विकास की मांग कर रहा है भारत। इस विकास की जरूरत है आज उत्तर प्रदेश को। कब्र खुदवाने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश को। कम कब्रें अभी नहीं है और ना कम मंदिरें हैं। धर्म की चीजों को आप धर्म तक रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कोई एक उससे औरंगजेब से प्रॉब्लम नहीं है, इनको पूरे मुसलमान कौम से प्रॉब्लम है। अभी इन्होंने इफ्तारी को लेकर के और उसको लेकर के भी इन्होंने बात की, तो इफ्तारी कहाँ से आ गई इसमें? ये नफरत की राजनीति फैलाने की ये जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इनको ये चीज जो है अब से भी बंद कर देना चाहिए। खैर ये नहीं बंद करेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आज युवा पीढ़ी है, वो इस चीज को समझती है, वो इस चीज को जानती है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। नफरत की राजनीति फैलाने वाले ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भगवा ओढ़ करके और ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े साधु महात्मा संत बन गए हैं, तो ये इनकी गलतफहमी है। क्योंकि आप लोग इतने जिसको हम कहते हैं शीतल रंग को, या जिसको हम कह लीजिए जो हमारे सनातन धर्म का रंग ये प्रतीक है, उसको आप ओढ़ करके भी और जहर उगलने का काम करते हैं, जहर फैला रहे हैं आप सोसाइटी में, समाज में। आपसे बड़ा देशद्रोही तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद मैं किशोर जी के पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं शिशिर से जवाब ले लूं। शिशिर जी, जवाब दीजिए, तमाम आपके बयानों पर इन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, शौर्या जी ने अभी नफरती गैंग भाजपा को बता दिया। जब इनकी सरकार थी तो ये प्यार बांट रहे थे, सारे आतंकवादियों की रिहाई का आदेश देके प्यार बांट रहे थे। ये कह रहे थे मुस्लिम कन्याएं हमारी बेटियां हैं, मतलब केवल मुसलमान इनका है। रोजा अवतार मुख्यमंत्री आवास पे सरकारी धन से होता था। इमामों को भत्ता तनख्वाह की बात होती थी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा किया गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री की गई। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर मुस्लिम मुसाफिर खाना होते हुए भी करोड़ों रुपए का हज हाउस बनवा दिया गया। सारा काम ये मुसलमानों के लिए करते थे। और देशद्रोही भाजपा है जो कहती है सबका साथ सबका विकास। करे अपने गिरेबान में देखो कि कैसे एक आतंकवादियों के सेना के जवान, पुलिस के जवान, इंटेलिजेंस एजेंसियां पकड़ती है और मुल्ला मुलायम रिहाई के आदेश देते हैं। आतंकवादी सब छोड़ दो, मेरे रिश्तेदार हैं। आपको एक घटना और याद दिलाता हूँ। चंबल का डिकैत निर्भय सिंह गुर्जर कहता है कि मेरे परम मित्र हैं मुलायम सिंह यादव जी। आपको याद होगा ये घटना। लाल टोपी गुंडई का निशान था, थानों में जीडी फाड़ दी जाती थी और किस प्रकार से आतंक फैल रहा था पूरे प्रदेश में। महिलाओं के प्रति आतंक और महिलाओं का प्रेम तो आपको वो एक घटना से बता देते हैं। दलित और महिला प्रेम। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने
मायावती जी का साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में क्या किया? एक दलित महिला को बंद करके गेस्ट हाउस में उनकी इज्जत आबरू और उनकी लूटना और उनकी हत्या का प्रयास किया। पूरे प्रदेश में इतने बड़ा कलंकित इतिहास इन लोग का नहीं है और ये शराफत का ढोंग बताते। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इन लोग को। सिर्फ मुसलमान 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 और बेचारे कौन? वो यादव समाज के लोग जिन्होंने इनको वोट दिया था, वो मुसलमानों के वोट के नाम पे उनको भट्टी में झोंक दिया गया। घटना बताता हूँ, मऊ के ठीक दंगे। है, ठीक है सुशील जी, ठीक है, अभी मुगल शासकों पे बात हो रही है, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है, मैं बाद में जवाब ले लूंगी आपसे। ठीक है, ठीक है, किशोर जी से जवाब लूंगी। किशोर जी, देश किस तरफ जा रहा है? ये लाजमी है कहीं ना कहीं विपक्ष का ये सवाल उठाना कि देश किस तरफ जा रहा है। बीते हुए अतीत के पन्नों को उखाड़ रहा है, उखेड़ रहा है और पलट रहा है। आगे की तरफ बढ़ने के बजाय बीते हुए पन्नों को क्या जरूरत है पलटने की? जो चीज जहां जैसी है वैसी रहने दी जाए। ऐसे में अगर जाहिर सी बात है कि मुगल शासकों के प्रति कुछ ऐसी चीजें की जाएगी, आक्रामक या गलत बयान किए जाएंगे, तो मुस्लिम समुदाय में तो आक्रोश भरेंगे ही भरेंगे ना। तो कहीं ना कहीं जो नागपुर में घटना घटित हुई है, उस तरह से फिर से घटनाएं घटित हो सकती हैं। जवाब दीजिए किशोर जी, क्योंकि सरकार आपकी है। अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी कतई हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद नहीं पैदा करना चाहती और न ही हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी आक्रांता को अपने कौम या अपना नेता या अपना प्रतीक मानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली सरकार बनी 1914 में, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और आपने देखा होगा कि अपने 370 के कितना खिलाफ लोग नेता थे, आज वहां की जनता नहीं थी। हमने हटाया, वहां के 16 लड़के और लड़कियां IAS हुए। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। हमने कुंभ में 60 करोड़ लोगों को बुला करके, प्रेम से नहला करके, इकट्ठा करके सम्मान घर वापस किया और हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में, इसके पहले कुंभ के बारे में दुनिया नहीं जानती थी कि कुंभ होता क्या है। पूरी दुनिया को हमने बताया इस प्रयाग की धरती से कि हिंदुस्तान में ऐसी भी जगह है जहां पे 60 से 65 करोड़ लोग आस्था के लिए आते हैं और आस्था में आकर के फिर वहां पे स्नान करते हैं और उसके बाद अमृत का रसपान करते हैं। विकास के आप जिस रोड पे जाइए, हमारी जो समाजवादी पार्टी की माननीय प्रवक्ता महोदया हैं, संभवतः बनारस के आसपास है, आप बनारस से जिस तरफ चलेंगी, चाहे वो गोरखपुर आइए, इलाहाबाद जाइए, प्रयाग जाइए, आपको 4 लेन मिलेगा, कहीं 2 लेन नहीं है, 4 लेन, और वो भी अच्छा लेन। 4 लेन से आप एक्सप्रेसवे 4 लेन। मैं तो कहना चाहता हूं कि आदरणीय गडकरी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर इस स्तर तक लाया है कि मैं कुशीनगर जनपद भगवान बुद्ध के धरती पर रहता हूं। आपको कभी अवसर मिले अनन्या जी कुशीनगर आने का, तो कुशीनगर में जिधर से भी आप आएंगी, जो सबसे अंतिम पिछड़ा जिला, जब यहाँ पे मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कुशीनगर जनपद को बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर पिछड़ा जिला घोषित कर दिया गया था। आज इस पिछड़े जिले पे चारों तरफ से 4 लेन आती है। आप अगर लखनऊ से चलेंगी कुशीनगर तो 4 घंटे में कुशीनगर आज टच कर लेंगी। ये हमारा विकास है। हमने अगर किसान सम्मान निधि दिया तो हिंदू मुसलमान में तफरका नहीं किया। हमने कन्या विद्याधर, हेलो जी किशोर जी, रखिए अपनी बातों को। हाँ, हमने किसी के मुद्दे पर, किशोर जी, आपने महाकुंभ का जिक्र किया। मेरा यहाँ पे एक सवाल छोटा सा आपसे ये चाहूंगी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। समय कम मिला है, हमारी बात पूरी होने दीजिए। आपकी बातों को मैं सुन रही हूँ, रख रही हूँ। आप उपलब्धियों को बता रहे हैं, सड़कों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ा गया है, शहरों को जोड़ा गया है। अनन्या जी, उत्तर प्रदेश के 77 जिले में मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है, जिसमें कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, ये सारे मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए गए। आप बताइए, तो उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है ना। फिर ऐसे में मुगल शासकों को लेकर उनका मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? सवाल तो यही बन रहा है।
ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी आकांक्षाओं को महिमा मंडित करेगा वो देशद्रोह में आएगा। मैं हिंदुस्तान से कह रहा है कि मैं कलाम का सम्मान करता हूँ, वीर अब्दुल हमीद के सामने नतमस्तक हूँ, अफवतुल्लाह खान के सामने नतमस्तक हूँ। हम तो उनके सामने नतमस्तक है। उन मुसलमान वीर मुसलमान, हम अब्दुल गौस खान जो रानी लक्ष्मीबाई का तोपची था, उसके सामने नतमस्तक है। हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हम सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ। लेकिन अगर कोई आकांक्षाओं को महिमा मंडित करेगा तो जो जिस भाषा में बात करेगा निश्चित रूप से योगी सरकार उसी भाषा में जवाब देने का काम करेगी। इसलिए कहना जाना जी, विकास के मुद्दे पे कोई बैठ जाए मुझसे चर्चा करने, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कम से कम 5 घंटा बता सकता हूँ। एक लाइन से शुरू करूंगा और शाम हो जाएगी। ठीक है किशोर जी, किसी मुद्दों पर ठीक है, ठीक है। आपके बात का जवाब मैं शौर्या जी से ले लूंगी, उसके बाद में पंकज जी के पास लौटूंगी। शौर्या जी, इस बात का एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी ने देश को विकास की तरफ ले गई है। इसके पहले की सरकार विकसित भारत बनाया ही नहीं था। जवाब दे दीजिए जल्दी से एक लाइन में, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगी। सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मंडल कमीशन का जो है विरोध किया था। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगी, आज ये जो सड़कें गिनवा रहे हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो जिसपे हम लोग यहाँ से लखनऊ कनेक्ट होती है, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सबसे बड़ा डीम प्रोजेक्ट जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है, और उसके ऊपर जो हवाई जहाज की पट्टियां बनी हुई हैं, ये सारा प्रोजेक्ट उनका है। इकाना स्टेडियम उनका है। कौन से स्टेडियम आज तक का लॉन्च जो है वो हो गया इस सरकार में, हमें बताइए। मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ, यहाँ स्टेडियम आया था, यहाँ से उठा करके बाबा जी ने स्टेडियम भेज दिया गोरखपुर। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुला हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज अभी भी फुल फैसिलिटेटेड नहीं है। यहाँ पे विश्वविद्यालय की मांग की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपकी विकास जो है वो 4 सड़कें और चौड़ीकरण से आपका विकास होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, जिनको यही नहीं पता है कि इन्होंने जो फीते काटे स्टार्टिंग में अपनी सरकार शुरू होने पे, वो सारे प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी के ही थे। ठीक है, ठीक है पंकज जी, अब आखिरी सवाल आप ही से लूंगी क्योंकि समय की कमी है। और ये बताइए कि जिस तरह से आप लगातार शौर्या जी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, लखनऊ का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, और देश सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इसके आगे बढ़ता तो शायद देश का विकास होता। देखिए अनन्या जी, पहले तो एक बात तय समझ लीजिए, ये भारत देश सनातनियों की आबादी वाला देश है और इसका इतिहास सनातनी आबादी का रहा है और कई हजारों साल वर्षों वाला इसका इतिहास रहा है। और देश के संविधान में 1976 में 46वां संशोधन करते हुए इंदिरा गांधी के जो प्रधानमंत्री थी, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तभी धर्मनिरपेक्ष शब्द हिंदुस्तान के संविधान में जोड़ा गया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा है, तो योगी आदित्यनाथ का बयान बिल्कुल जायज है कि इस तरह के लोगों को के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। और जैसा कि अभी शौर्या सिंह कह रही थी कि जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रियाशीलता तो उन्होंने बनाई थी अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसका रीटेंडरिंग कराया, सब कराया, उसकी चौड़ाई बढ़ गई, उसकी चौड़ाई बढ़ गई आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रोड की, और 2 से 3 हजार करोड़ रुपए के रीटेंडर में गवर्नमेंट के बचे, 2 से 3 हजार से लगभग 4 हजार करोड़ रुपए सरकार के बचे। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसको देखा जा सकता है। तो ये योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है कि जिस तरह से उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नवीन तरीके से निर्माण कराया और उसमें कितने पैसे की बचत हुई और उसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। तो ये भी सब चीजें देखने को मिली। और ये सब कहना है कि देखिए इस विकास नहीं हुआ है, तो विकास के बहुत काम हुए। और रहा सवाल स्टेडियम की, जो बात अभी लखनऊ के हो रही थी, इकाना स्टेडियम, तो इकाना स्टेडियम पीपीपी मॉडल पे बसाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 74 एकड़ में बसाया गया है। और उसमें क्या वो जो है उसके तहत वो स्टेडियम बना है और 34 साल की लीज पे एक कंपनी को दिया गया है, जो आर्किटेक्ट है उनकी कंपनी को दिया गया, वो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन जो बॉम्बे की कंपनी, उसको दिया गया है कि 35 साल तक वही चलाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेगी। तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद उसके एवज में उसको 100 एकड़ जमीन बहुमूल्य रूप से वहां पर दी गई। ये भी आप देखिए ना, 350 करोड़ की लागत से स्टेडियम बना और उसको 100 एकड़ जमीन वहां पर दी गई डेवलप करने के लिए। तो कितना ज्यादा उसको उपकृत किया गया ये भी सबने देखा है। और तमाम तरह के अनर्गल आरोप भी लगते रहते हैं। स्टेडियम में भी देखिए मैच होने वाले हैं, तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगते हैं कि उसमें जो है टिकट में हेरा फेरी की जाती है, ये सब आरोप लगते रहते हैं। और उसमें जो है जीएसटी की चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी होती है कि
फ्री पास देने के नाम पे टिकट बेच दिए जाते हैं, उधर फ्री दिखा दिया जाता है कि फ्री पास बटे। तो ये सब जनता जनार्दन के आरोप है, तो ये भी इसको भी जवाब दीजिए। तो सवाल इस बात का ये कहना कि नहीं विकास तो देखिए भारत ने विकास के नए आयाम को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश ने नए आयाम को छुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और 62 मेडिकल कॉलेज देखिए बन चुके हैं ऐश्वर्या जी, इसमें लिए सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। आप अगर देखिए तो किसी तरह की इक्विपमेंट भी जो है बहुत सी जगहों पे लगा दिए गए हैं, वेल इक्विप्ड है। तो ये सब चीजें ये उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ के एक नेतृत्व, एक कुशल निर्देशन के कारण ऐसा संभव हो रहा है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। और आज देखिए एक सीनियर आईएएस जो उत्तर प्रदेश में थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और लखनऊ के डीएम भी रह चुके हैं, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तब वो डीएम थे अभिषेक प्रकाश। उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए उनको निलंबन की कार्रवाई भी योगी आदित्यनाथ ने की। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व देखा जा सकता है। 11 आईएएस उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये भी देखिए ये नीति भी है उत्तर प्रदेश सरकार की। क्या पूर्व की सरकारों में ऐसा होता था? नहीं होता था। तो ये सब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ही परिणाम है। ठीक है पंकज जी। शिशिर जी आप कुछ कहना चाहते थे, जल्दी से बातों को एक लाइन में खत्म कर दीजिए। मैं कह रहा था, शौर्या जी कह रही थी नफरती रंग बता रही थी अभी भगवा को। इनको भगवा से नफरत है, राम जी से नफरत है। राम जी के पूजन में गए नहीं अखिलेश जी, और रामचरित मानस दिलवा दी इन्होंने भगवान को क्या बताया था सदन में, इनके सांसद जी ने, रम में बसे राम, जिनमें बची माता जानकी। ये इनका सारा नफरत सनातन धर्म है। और तो और महाकुंभ में जो गंगा जल है वो अपवित्र है, गंदा है, ये सब चीज की नफरत थी। और अब खूबसूरती के साथ रोजा अवतार में टोपी लगा के, टोपी पहनाने गए वहां, उसकी फोटो डाल रहे। आप सनातन धर्म से, आपका टोपी से कौन सा रिश्ता है? कोई मुसलमान टीका लगा के नवरात्र में नहीं आता है, लेकिन अखिलेश जी सनातन धर्म से आते हैं, टोपी लगा के रोजा अवतार में फोटो खिंचा के डालते। ये है इनकी नफरत। शौर्या सिंह जी ने इस भगवे को नफरत का रंग बताया, अभी आपने सुना होगा इसी डिबेट में। तो ये नफरत है इनके अंदर। नफरत नहीं बताया, उन्होंने बताया कि भगवा रंग ओढ़ने से युवाओं को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनका स्टेटमेंट ये था कि भगवा रंग ओढ़ने से झूठ नहीं ढक जाएगा। नफरत फैला रहा भगवाधारी ये लोग। ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में जो अपना भाषण दिया है, जो जनता को संबोधित किया, उन्होंने साफ तौर पर उस भाषण में उस जनता को संबोधित करने में ये कहा है कि जो भी देश में व्यक्ति रह रहा है, अगर आक्रांताओं का महिमा मंडन यानी कि उनका अगर पक्ष कर ले रहा है, उनकी वाहवाही कर रहा है और कह रहा है कि वो सही है, तो वो देशद्रोह कहलाने के लायक है। उसके बाद से सियासत लगातार जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो ये बयान चर्चा में ही है। लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष का सीधा वार भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की ही राजनीति की है और पहले भी करती आई है और आज भी कर रही है। देश को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की जा रही है। गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके अलावा उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है और कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी ये मामला माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को लगातार या फिर विपक्ष को यह बात कहते हुए नजर आ रही है कि वोट बैंक साधने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुगलों का या फिर उनके हित में बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट पाने के लिए। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब के मकबरे की बात कही जाए या फिर फिल्म छावा की बात कही जाए, इन सभी पॉइंट्स को लाकर रख रही है। प्राइम डिबेट पे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।